हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज हम अपने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का अपना अगला काम करने जा रहे हैं और आपके सामने ये पार्ट 7 आपको नजर आ रहा है। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग का ये काम हमारा जारी है, पूरी की पूरी सीरीज जारी है। तो मेरे दोस्तों, अब इसको शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि एक सीए फाउंडेशन की मेगा कॉम्बैट होने वाली है। ये गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 60 मिनट का ये टेस्ट होगा और बहुत सारे एक्साइटिंग आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। लाइव स्कोरिंग मिलेगी, रियल टाइम इंडिया रैंकिंग आएगी आपकी, और जो क्वेश्चंस बनाए वो टॉप एजुकेटर्स ने बनाए माय डियर फ्रेंड्स। तो आने वाली 29 मई के दिन दोपहर 12 बजे आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को दे सकते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे अगर आप ये कोड यूज कर लेते हैं सुधीर10। अगर ये कोड आप यूज करते हैं तो ये पूरी तरह से आपके लिए फ्री हो जाएगा और बहुत ही शानदार चीज है। एंड्रॉयड और ये वेब, ये दोनों पर इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आईफोन पर ये नहीं चलेगा, एंड्रॉयड पर अवेलेबल है और वेब पर अवेलेबल है। लाइव टेस्ट होगा। अनअकैडमी कॉम्बैट हमेशा और हमेशा एक शानदार टूल रही है जिससे कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो मेजर हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, इसे जरूर कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। तो चलिए आज का काम अब शुरू करते हैं हम। चलिए, लिखा गया है, अ टैलीड ट्रायल बैलेंस मींस दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो भाई, ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो जाए इसका मतलब हर चीज ठीक है, यानी आपने सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है माय डियर फ्रेंड्स। अगर सवाल यह है तो इसका जवाब है कि ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ और सिर्फ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। वो एरर्स जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि एसेट को एक्सपेंस दिखा दिया, एक्सपेंस को एसेट दिखा दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच हो जाता है अमाउंट की, क्योंकि कोई गलती है नहीं। और कुछ ऐसे एरर्स आपने कर दिए अगर जो कि एक एरर दूसरे एरर से कॉम्पनसेट हो गया, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उससे एक गलती दूसरी गलती से कॉम्पनसेट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा और फिर भी आपका आंसर गलत है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। दैट इज वाई ये जरूरी नहीं कि टैली अगर आपका ट्रायल बैलेंस हो जाए तो इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अ रैशनल बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ अ सस्पेंस अकाउंट इज टू टैली द ट्रायल बैलेंस, करेक्ट। अब आप यही कहोगे कि जी ट्रायल बैलेंस मिलाने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा करते जरूर है, लेकिन इससे आपका फाइनल ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच ये नहीं होगा, ये नहीं माना जाता, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो भैया केवल एक टेम्परेरी अकाउंट है। और अगर ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसको तो हमारा मकसद क्या है कि इसे जीरो करना। हमारा मकसद है कि भैया इसे जीरो कर दे। सस्पेंस अकाउंट को जल्द से जल्द गलतियां ढूंढ कर जो है फटाफट से निल करना हमारा मकसद होता है। ये होता है सस्पेंस अकाउंट को ओपन करने का मकसद। तो क्या ये आपका ये जो सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग है, क्या ये ट्रायल बैलेंस को भी इक्वल करने में, हमेशा टैली करने में मदद करता है? भाई, उसका बैलेंस हम जरूर डाल देते हैं मिलाने के लिए, लेकिन ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसे तो क्लोज करना पड़ेगा, गलतियां ढूंढनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंस अकाउंट का असली मकसद ये नहीं होता, वो तो एक टेम्परेरी अकाउंट है। तो उसके पीछे का फिर रैशनल क्या है? सवाल ये आता है भाई, क्योंकि सबको लगेगा कि जहां बैलेंस हमें दिखे कि भाई यहां पर डेबिट में कम है तो भैया डेबिट में सस्पेंस डाल देते हैं, क्रेडिट में कम दिखता है तो क्रेडिट में सस्पेंस डालते हैं। इसका मतलब इसका यही मीनिंग होगा, यही इसका रैशनल होगा, यही इसकी इंपॉर्टेंस होगी कि जी ट्रायल बैलेंस टैली कर दें, जबकि आंसर है नहीं। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट जो है वो एक टेम्परेरी अकाउंट है। इसको बनाने का मकसद क्या है कि भाई इसको गलतियां ढूंढे, जैसे गलतियां ढूंढी जाएंगी वैसे ही सस्पेंस अकाउंट निल करके हम सारी गलतियों को ढूंढ के अपना फ्री हो जाएंगे कि भाई चलो सारी गलतियां मिल गई। तो फिर सस्पेंस अकाउंट को फॉर द टाइम बीइंग डालने की जरूरत क्या है भाई? वेट कर लो, जब तक गलतियां नहीं मिलती तब तक लगे रहो। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम तब तक लगे रहें, क्योंकि ऐसा समय आ जाता है जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं, हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट,
हमें बनाना पड़ता है P&L अकाउंट, हमें बनानी है बैलेंस शीट, और इसके बेसिस पर हमें इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ढूंढने ही लग गया गलतियां, सस्पेंस को मैंने छोड़ दिया, तो भैया फिर तो बहुत टाइम लग सकता है, फिर क्या करें। तो इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी तौर पर सस्पेंस अकाउंट को उसकी जगह डाल दिया जाता है, ताकि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में डिले ना हो। यही है रैशनल बिहाइंड द ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस टैली करना इसका मेन मकसद नहीं है। ट्रायल बैलेंस बराबर जरूर हो जाता है, लेकिन इसका मेन मोटिव वो नहीं है, क्योंकि हमें तो उसको ठीक भी करना है, करेक्ट। तो इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी इसका मतलब हम बात कर रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, यानी जिसमें बचे हुए अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगता है, राइट। बचे हुई जो वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सेम रहेगा, लेकिन हर बार जो अमाउंट है वो अलग होता चला जाएगा। सो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ये वो है विच इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। अब सवाल ये आता है कि हम मेंटेनेंस को भी बीच में डाल देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब मैं कहता हूं कि मैंने एक 10,000 का एसेट खरीदा और 10% डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो पहले साल में 1000 लगा, बचा कितना, 9000। अगले साल 10% लगा, 900 रुपए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बता रहा हूं, ये 8100 बचा। फिर अगले साल लगा 810 रुपए का डेप्रिसिएशन, बचा 7290। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट माइनस करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे के सारे अमाउंट डेप्रिसिएशन के अमाउंट है। और आप देख रहे होंगे कि बिगिनिंग में ही हमने ज्यादा पैसा चार्ज कर लिया है। बोलिए यस और नो, करेक्ट और नॉट। तो अब यहां पर सिचुएशन क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कहानी क्या होती है कि हम बिगिनिंग में ही ज्यादा पैसा डेप्रिसिएशन का चार्ज कर लेते हैं, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो बिगिनिंग में रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है, क्योंकि नया नया एसेट है भाई, उसमें और ज्यादा रिपेयर तो मांगेगा नहीं। एसेट जैसे जैसे हम यूज करते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसमें डेप्रिसिएशन का पैसा और कटता चला जाएगा। यूज करते चले जाएंगे वैसे वैसे रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब एसेट पुराना हो गया तो भैया रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ज्यादा बढ़ जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम बिगिनिंग में ही अगर खर्चे जो है इसकी वैल्यू ज्यादा कम कर देते हैं और लेटर पीरियड में हम डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते हैं, तो जो बाद में आने वाली रिपेयर और मेंटेनेंस है ना, वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। इसीलिए बिगिनिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है। ज्यादा डेप्रिसिएशन लगाने का एक और भी कारण होता है कि भाई बिगिनिंग में उसकी कमाने की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए हम कमाने की क्षमता ज्यादा होने के कारण भी बिगिनिंग में ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते। भाई ज्यादा कमाई कर रहा है, क्योंकि नया एसेट है, ज्यादा कमाई हो रही है, तो ज्यादा खर्चा भी बियर करो। एक ये भी कारण होता है। और दूसरा कारण जो है वो ये यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है कि भैया बिगिनिंग में नया एसेट है, रिपेयर कम होंगी, लेकिन बाद में रिपेयर का बर्डन ज्यादा होता चला जाएगा। तो उस समय हम चाहते हैं कि एटलीस्ट डेप्रिसिएशन का जो बर्डन है आने वाले समय में कम रहे। अब इससे फायदा क्या है, आइए पढ़े। तो वही सेम बात है जो मैंने आपको बताई कि अर्लियर पीरियड में क्या होता है, एसेट यूजफुल ज्यादा है, तो भैया रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती है कम, क्योंकि नया एसेट है भाई। नए एसेट के अंदर आपको पता है कि आपको कम जो है उसके अंदर पैसा लगाना होगा। लेकिन लेटर पीरियड में जैसे जैसे एसेट यूज करते चले जाते हैं, भैया रिपेयर का खर्चा बढ़ता चला जाता है। तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में होता क्या है, हम डेप्रिसिएशन बिगिनिंग में इसीलिए ज्यादा चार्ज कर देते हैं, और धीरे धीरे करते करते डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है पहले ज्यादा फिर कम होता चला जाता है। इसी कारण से होगा क्या, thus depreciation and repair and maintenance expenses become more or less uniform throughout the useful life of the asset। अब इससे होता क्या कि भाई उस केस में पूरे के पूरी लाइफ में जहां पर बिगिनिंग में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने ज्यादा चार्ज कर दिया और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम थी, लेकिन लेटर ईयर्स में डेप्रिसिएशन हमने कम चार्ज कर दिया और रिपेयर हमारी ज्यादा होती है, तो वो एक तरह से बैलेंस बना रहता है। इसी कारण से ये फायदे का सौदा है कि जब आप
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन में, तो एक यूनिफॉर्म चार्ज जो है वो डेप्रिसिएशन का बना रहता है अगर हम इन दोनों को मिलाकर देखें तो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात थी पूरी तरह से ट्रू। अब चलता हूं मैं आगे। लिखा है पार्टनरशिप फर्म कैन एक्वायर एसेट्स इन द नेम ऑफ द फर्म। ये क्वेश्चन शायद हमारा पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि भाई पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने नाम से एसेट खरीद सकती है। हमारा जवाब था नहीं, फॉल्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टनर और पार्टनर के बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई फर्क नहीं होता। कंपनी होती है तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लेकिन पार्टनरशिप की तो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। इसीलिए जब एसेट एक्वायर की जाते हैं तो बेसिकली वो पार्टनर के नाम से ही किए जाते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द प्रीवियस ईयर शैल बी शोन एज लायबिलिटी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट। तो भाई आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है? इस साल का खर्चा था, हमने दिया नहीं, देना बाकी है और जल्द ही देंगे, तो इसीलिए अब सवाल ये आता है कि हम इसके अंदर कौन सी बैलेंस शीट में शो करने वाले हैं। वो कह रहा है करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो करेंगे। करंट ईयर की बैलेंस शीट में ये बचती नहीं है क्योंकि हम पे कर देते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जरूर रहेंगी और करंट ईयर की बैलेंस शीट में यानी नई बैलेंस शीट में हमारे सामने नजर नहीं आएंगी क्योंकि जनरली इनकी पेमेंट हो जाती है। तो जब आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटी जरूर है लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में आएगी, इस जगह क्वेश्चन हमारे सामने ये है। तो अगर मैंने बैलेंस शीट बताई आपको कि जी 19-20-21 का है की बैलेंस शीट है और पुराने साल की ये आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मान लो ये 100 रुपए है, तो क्या ये 21-22 में भी नजर आएगी? माय डियर फ्रेंड्स, जनरली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में तो यहां पर मुझे नजर आएगी, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में, करंट ईयर बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगी। पुराने साल की ये जो लायबिलिटी है, मान लीजिए कि ये पिछले मार्च 2021 की सैलरी देनी बाकी थी, तो आप देखते भी होंगे कि प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि मार्च में किए गए काम की सैलरी अप्रैल में दी जाती है। तो अगर मैं कहता हूं कि ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 को बनाई गई, तो मार्च महीने की सैलरी ड्यू थी, लेकिन उस सैलरी की पेमेंट क्या अप्रैल के महीने शुरू होते ही 2021 में इसको पे कर दिया होगा कि नहीं? इसकी पेमेंट तो हो गई, यानी देखा जाए तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नजर आई, मगर इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये नजर करंट ईयर बैलेंस शीट में बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी ये हमने इस करंट ईयर की शुरुआत में ही पे कर दी थी। दैट इज वाई ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में नजर नहीं आना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। इसीलिए यहां पर स्टेटमेंट लिखी है फॉल्स, लेकिन है ये करंट लायबिलिटी, ये पक्की बात है, बट आएगी किसमें? ओपनिंग बैलेंस शीट में। बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वाज दिस। मेरे दोस्तों, हम अब मिलेंगे अपने अगले सेशन में, फिर से नया कुछ लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।